हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है फ्रॉम ब्लैक। ये मूवी इसी साल रिलीज हुई है और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 5 आउट ऑफ 10 है। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी काफी बढ़िया है एंड होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हमें एक घर देखने को मिलता है और उस घर के चारों तरफ पुलिस की नाकाबंदी होती है क्योंकि शायद वहाँ पर कुछ तो घटित हुआ होता है। और हम एक लेडी ऑफिसर एलिसन को देखते हैं जो कि उस घर के अंदर जाती है तफ्तीश करने के लिए। और हम उस घर के बुरे दशा को देख सकते हैं जहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ होता है और जमीन पर काफी सारे कैंडल्स और रिचुअलिस्टिक सिंबल्स बने हुए होते हैं और फर्श पर नमक बिखरा पड़ा हुआ होता है। और बैकग्राउंड में हम एक लेडी को 911 को कॉल करके हेल्प मांगते हुए सुन पाते हैं और वो लेडी हेल्प मांग रही होती है कि कोई उसे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा है और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है। और जब वो लेडी ऑफिसर एक कमरे का दरवाजा खोलती है तब कमरे में पड़े उस सोफे को वो खून से लथपथ पाती है जैसे वहाँ पर किसी का कत्ल हुआ हो। सीन शिफ्ट होता है और हम इस मूवी के लीड रोल कोरा को देख पाते हैं और वो घर कोरा का ही होता है। कोरा उस वक्त पुलिस हिरासत में होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, लेकिन पुलिस ने उसे चेक कर लिया होता है कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी और वो खून किसी और का था। पुलिस डिपार्टमेंट के कई ऑफिसर कोरा को पहचानते थे क्योंकि कोरा उसी लेडी ऑफिसर की बहन थी जिसका नाम एलिसन होता है। एलिसन तब कोरा के पास आकर उससे पूछती है कि उसके साथ में क्या हुआ है। कोरा पहले तो एलिसन से कुछ भी नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि एलिसन उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन बाद में एलिसन के काफी ज्यादा दबाव डालने पर वो एलिसन से बता देती है कि वो अपने बेटे नोआ को वापस पाना चाहती थी और एक आदमी ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसकी मदद करेगा उसके बेटे को वापस लाने के लिए। दरअसल दोस्तों, कोरा एक ड्रग एडिक्ट लेडी हुआ करती थी, लेकिन 7 साल पहले वो और उसका बॉयफ्रेंड हमेशा नशे में ही रहते थे और एक दिन पुलिस उनके घर पर आकर दस्तक दे देती है। कोरा को लगता है कि शायद पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए आई है और वो सब कुछ जल्दी जल्दी से क्लीन कर डालती है और दरवाजे पे जाकर हाजिर हो जाती है। तब पुलिस उससे पूछती है कि क्या वो नोआ की माँ है और क्या नोआ घर पर है। कोरा तब पूरी कॉन्फिडेंस से पुलिस से कहती है कि हाँ, नोआ घर के अंदर है। और कोरा तब पूरे घर में नोआ को ढूंढती है, लेकिन उसका बेटा नोआ उसे कहीं भी नहीं मिलता। और शायद कोरा के किसी पड़ोसी ने पुलिस को कॉल किया होता है नोआ को अकेले कहीं जाता देखकर। पुलिस फिर नोआ को ढूंढने में लग जाती है और नोआ को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उन्हें नोआ कहीं भी नहीं मिलता है तो सिर्फ उसका एक जूता। कोरा उसी दिन से पूरी तरह से टूट जाती है और उसी दिन से वो ड्रग्स को पूरी तरह से त्याग देती है। पिक्चर में हम कोरा को देखते हैं जो कि अब एक सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन कर चुकी थी जो उसी की तरह तमाम गमजदा लोगों का एक ग्रुप था और उसमें सब अपनी अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस शेयर किया करते थे और अपने गम से उभरने की कोशिश करते थे। और उस सपोर्ट ग्रुप को जिसने फॉर्म किया था उसका लीडर भी अपने बेटी को खो चुका था कुछ साल पहले और उसका नाम एबल होता है। कोरा ने वैसे तो उस ग्रुप के सामने अपने फीलिंग्स कभी शेयर नहीं किए थे, लेकिन उस दिन कोरा उन सबसे अपने फीलिंग्स शेयर करती है कि आज उसके बेटे का बर्थडे है और इतने साल हो गए हैं लेकिन अब तक वो उसे भुला नहीं पा रही है और वह दुखी होकर रोने लगती है। कोरा और उसकी बहन एलिसन के साथ भी अब उसके रिश्ते बिगड़ चुके थे क्योंकि वो भी नोआ को ढूंढने में असफल ही रहे। सीन शिफ्ट होता है और हमें कोरा को दिखाया जाता है जो एलिसन को उस आदमी के बारे में बता रही होती है और वो आदमी वही ग्रुप का लीडर एबल होता है जो रेस्टोरेंट में खाना खाने आया हुआ होता है जहाँ पर कोरा एज अ वेट्रेस काम करती थी। और वो कोरा से कुछ बातें करता है और वहाँ से चला जाता है और कुछ दिन बाद वो कोरा के घर आ जाता है क्योंकि कोरा ने कई दिनों से उस ग्रुप टॉक को ज्वाइन नहीं किया था। तब एबल उसे मनाते और समझाते हुए कहने लगता है कि वो अपने मिस्टेक को सुधार सकती है और फिक्स भी कर सकती है और कहने लगता है कि वो अपने बेटे को वापस भी पा सकती है क्योंकि उसने अपनी मरी हुई बेटी को वापस से जिंदा किया है। लेकिन कोरा तब समझती है कि एबल का दिमाग खिसक चुका है और वो उसके बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन कुछ दिन बाद कोरा को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, शायद कुछ देखने पर। और एलिसन को तब कोरा के बातों पर हंसी आती है कि कैसे कोई आदमी कोरा को उल्लू बना सकता है जबकि एलिसन ने खुद उसकी बेटी के लाश को पानी से निकाला था। तब कोरा कहती है कि एबल ने अपनी बेटी का नाम बदलकर अपने एक्स वाइफ के साथ दूसरे शहर में उसे शिफ्ट कर दिया है और तब वो कहती है कि वो चाहे तो इसका पता भी लगा सकती है। और फिर हम कोरा को देखते हैं जो एबल से पूछती है कि ये कैसे मुमकिन है। तब एबल कोरा से बताता है कि एक रिचुअल से मुमकिन है और वो कोरा से बताता है कि एक मेसोपोटामियन लेडी ने उसे इसके बारे में बताया है और कहता है कि वही लेडी उसकी बेटी को वापस लेकर आई थी और कहता है कि पुराने जमाने में लोगों को ऐसे रिचुअल्स आते थे कि वो किसी को भी जिंदा कर सकते हैं। कोरा को फिर एबल की बातों पर यकीन हो जाता है और वो अब अपने बेटे को पाने के लिए एबल के बताए हुए रिचुअल को करना चाहती थी। एबल कोरा से कुछ सामान मंगवाता है जिसमें सॉल्ट सबसे बड़ी नीड होती है और कोरा रिचुअल के लिए एक बोरी नमक लेकर आती है और घर की साफ सफाई करती है
और अपने काम से छुट्टी भी ले लेती है और वो फर्श पर ड्रिल करके चेन और हथकड़ियाँ वगैरह फिक्स कर देती है। कोरा हमेशा अपने बेटे का कमरा क्लीन रखती थी क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसका बेटा वापस आ जाएगा। और एबल के आने के बाद रिचुअल की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है और उसमें तमाम लेवल्स होते हैं और पहला लेवल प्यूरिफिकेशन था और एबल तब कोरा को पहले नमक से नहाने के लिए बोलता है ताकि उसके शरीर से सारी नेगेटिविटी और इम्प्यूरिटी निकल जाए और वो क्लीन हो जाए रिचुअल के लिए। नहाने के बाद दोनों थोड़ी बातें करते हैं और हमें ये पता चलता है कि एबल ने अपनी बेटी को जिंदा तो कर लिया है लेकिन वो उसे कभी मिल नहीं पाया और एबल की बॉडी में बार बार एक गंभीर दर्द होने लगता था और उसे शांत करने के लिए वो पिल्स भी लिया करता था और इन सब की क्या वजह थी ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। रिचुअल स्टार्ट होता है जहाँ पर एबल कोरा को एक नमक के घेरे में खड़ा कर देता है हथकड़ी लगाकर उसके पैरों में और कोरा अब ना तो बैठ सकती है और ना ही पानी पी सकती है। एबल तब मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है जो उसने एक बुक में लिखा हुआ होता है और वो मंत्र पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाती है। कोरा बिल्कुल थक चुकी थी और वो कहती है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। तभी उसका शरीर हवा में टंग जाता है। उसके बाद वो जमीन पर गिर जाती है और अब हमें पता चलता है कि वो हथकड़ी कोरा के प्रोटेक्शन के लिए था। मासूम कोरा इस इंसिडेंट से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक अलग तरह की एनर्जी फील हुई और वो सोचती है कि अगर ये मुमकिन है तो उसका बेटा भी आ सकता है और तब वो तन मन से जुट जाती है आगे की रिचुअल के लिए। और नेक्स्ट लेवल पर कोरा को इन्विटेशन देना होता है और मंत्र पढ़ने के बाद कोरा को बहुत सारे साउंड सुनाई देते हैं लेकिन तभी उसका नशेड़ी बॉयफ्रेंड आ जाता है और एबल को कोरा के साथ देखकर कुछ और ही समझ लेता है और तब वो गुस्से में कोरा को एक थप्पड़ मारकर उसे गिरा देता है और एबल को भी और वो एबल के पैसे भी लूट लेता है। तब कोरा उसे किसी तरह भगा देती है और वो दोनों फिर से कैंडल जलाकर रिचुअल के लिए बैठ जाते हैं। तब कोरा के माथे पर एक बूंद गिरता है और कोरा वापस से पास्ट में चली जाती है। जब वो नशे में थी तब उसका बेटा नोआ उसके पास में आता है उसे उठाने के लिए लेकिन जब कोरा नहीं उठती तब वो अकेले ही खेलने चला जाता है घर से बाहर। और हम देख पाते हैं कि प्रेजेंट की कोरा तब पास्ट में घुसकर अपने बेटे का पीछा करती है उसे देखने के लिए और हम तब रास्ते में एक लेडी को देखते हैं जो कोरा के बेटे को देख रही होती है और क्या पता उसने पुलिस को फोन किया हो। और फिर कोरा एक आदमी को उसके बेटे को किडनैप करते हुए देखती है लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि उसके पीछे खड़ा हुआ मॉन्स्टर उसे पावर नहीं देता क्योंकि वो कोरा को सिर्फ पास्ट का एक ड्रीम सीक्वेंस दिखा रहा होता है सिर्फ उसे यकीन दिलवाने के लिए। और कोरा फिर उस किडनैपर द्वारा किए गए अपने बेटे का मर्डर भी देख पाती है और तब वो समझ जाती है कि सचमुच में उसका बेटा अब मर चुका है और तब वो मॉन्स्टर उसे ड्रीम सीक्वेंस से निकाल लाता है। एलिसन को तब कोरा की कहानी सुनने के बाद लगता है कि कोरा ड्रग्ड है और वो नशे में ये सारी बातें कर रही है। एलिसन खुद भी कोरा से परेशान हो जाती है लेकिन वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है जब उसे एबल की बेटी के जिंदा होने के सबूत मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कोरा के आगे के रिचुअल को देखते हैं जिसके लिए एबल कोरा को आगाह करता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो किसी भी कीमत पर उस रिचुअलिस्टिक सर्कल से बाहर न निकले वरना उनके सारे मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और फिर दोनों चौक से जमीन पर कुछ सैटेनिक सिंबल्स बनाते हैं और वो उस मॉन्स्टर को खुलकर आने के लिए इनवाइट करते हैं और इस बार हथकड़ी कोरा के पैरों में नहीं बल्कि एबल के हाथों में लगे हुए होते हैं। और इनविटेशन देने के तुरंत ही बाद एबल तड़फड़ाने लगता है और वो खून की उल्टियां करने लगता है और उसके मुंह से जानवर की हड्डियां और बाल वगैरह निकलने लगते हैं। तभी एबल कोरा की तरफ देखता है और कोरा ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी। वो डर के मारे सर्कल से बाहर निकलकर भाग लेती है और जैसे ही कोरा पलटती है हम एबल के मुंह के अंदर से उस मॉन्स्टर के हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। कोरा काफी ज्यादा डर चुकी थी लेकिन अपने बेटे को पाने के लिए वो फिर से अंदर जाती है। एबल तब अपनी हथकड़ी तोड़कर कोरा के पास आने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एबल को घसीट ले जाता है और वो मॉन्स्टर कोरा के पीछे खड़ा होकर कोरा से फिर से उसके बेटे को पाने की लालच देता है और इसलिए कोरा फिर से उस बुक से आगे की रिचुअल पूरा करने की कोशिश करती है। और आगे के रिचुअल में उसे एक बकरी की बलि की जरूरत थी और कोरा उस बकरे को लाकर एक कमरे में बांध देती है और वो उस मॉन्स्टर को उस बकरे को खाते हुए सुनती है। कोरा फिर आगे की रिचुअल कंप्लीट करती है। तब वो मॉन्स्टर कोरा को सर्कल में एंटर करने के लिए बोलता है और सर्कल में एंटर होने के बाद कोरा फिर ड्रीम सीक्वेंस में चली जाती है जहाँ पर वो खुद को एक व्हीट फील्ड में पाती है और वहाँ पर एबल भी होता है। एबल फिर कोरा को टेबल पर रखे प्लेट में 3 गोश्त के टुकड़े खाने के लिए बोलता है ताकि कोरा के बेटे नोआ को फ्लैश मिल सके और एक ग्लास में एनिमल का ब्लड कोरा को पीने के लिए देता है। कोरा अपने बेटे के लिए किसी तरह उस कच्चे मांस का टुकड़ा मन दबाकर खा लेती है पर वो ब्लड नहीं पी पाती और वो उल्टी कर देती है जिसे देखकर एबल उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और गुस्से में वो अपने मन की सारी बातें उसके सामने उगल देता है। दरअसल एबल ये सब कोरा और उसके बेटे के लिए नहीं कर रहा था बल्कि असलियत में इसमें उसका फायदा था क्योंकि जब उसने ये बताया कि वो कभी अपने बेटे से मिल नहीं पाया तो वो ये बात थी कि उस मेसोपोटामियन लेडी ने
रिचुअल करके एबल की बेटी को तो जिंदा कर दिया, लेकिन एक कीमत पर कि उसी क्षण से एबल उस मॉन्स्टर के लिए एक वेसल बन जाएगा और वो उसे कैरी करेगा, और वो मॉन्स्टर अब उसे किसी और के अंदर पास करना था। और एबल को तब कोरा इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट लगी, क्योंकि जब तक वो मॉन्स्टर किसी और के अंदर प्रवेश नहीं कर जाएगा तब तक वो अपने बेटी से मिल नहीं पाएगा। और कोरा यह सब कुछ समझने के बाद उस ब्लड को फेंक देती है और उस ड्रीम सीक्वेंस से बाहर आ जाती है। और तभी वो मॉन्स्टर कोरा से उसके बेटे के रीबर्थ के लिए प्राइस मांगता है, जो कि एक वेसल था, यानी एक शरीर। और इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है ताकि वो उस मॉन्स्टर का शिकार बन सके। और जैसे ही कोरा का बॉयफ्रेंड अंदर आता है, वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर वो उसे घृणा से छोड़ देता है क्योंकि वो नशेड़ी और अनक्लीन था और उस मॉन्स्टर को सिर्फ क्लीन लोग ही पसंद थे। तब वो मॉन्स्टर कोरा पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तब कोरा के पास भागने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वो मॉन्स्टर अब उसे हासिल करना चाहता था। तब कोरा उस पर नमक फेंककर अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन वो उस घर से बाहर नहीं निकल पाती। और तब वो नमक से एक लकीर बनाकर एक कमरे में छुपकर बैठ जाती है, लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़कर कोरा के सामने उसके बॉयफ्रेंड की लाश रख देता है, लेकिन नमक की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। और यही वो पल है जब कोरा 911 को कॉल करके उन्हें बुलाती है अपने हेल्प के लिए। सीन शिफ्ट होता है और तब एलिसन कोरा को नहाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो उसे सेल में बंद करना चाहती थी उसकी सेफ्टी के लिए। कोरा ये जानती थी कि वो मॉन्स्टर सिर्फ उसके लिए आएगा जब वो अकेली होगी। और जैसे ही एलिसन कोरा को छोड़कर जाती है, कुछ देर बाद लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और उस मॉन्स्टर की आवाज तब कोरा के थोड़े थोड़े करीब आने लगती है। और वो मॉन्स्टर बार्गेनिंग करते हुए कोरा के करीब आता है कि उसका रिचुअल पूरा हो चुका है और ये एक ग्रीफ का रिचुअल है और उसका बेटा अब उसे मिल जाएगा, और इसलिए वो उसे अपने अंदर आने दे, क्योंकि यही तो उसके बेटे के रीबर्थ का प्राइस है। और वो कोरा से कहता है कि फिर वो किसी दुखी इंसान के अंदर उसे पास कर सकती है और इसी तरह पासीटॉन चलता रहेगा। तब कोरा इसके लिए मान जाती है। हम एलिसन को देखते हैं जो कोरा के घर पर गई हुई होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तभी वो नोआ के रूम में एंटर हो जाती है और कबर्ड खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं और उसके हाथ से टॉर्च जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि कबर्ड में नोआ खड़ा होता है और वो उसे 7 साल पहले वाले अवस्था में होता है, सिर्फ एक शू के साथ में। और इसी डर के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।